तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कंप्लीट कि हाँ किस तरीके से हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन वगैरह करेंगे और ये सारे चीज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वगैरह निकालेंगे। तो अभी जैसा कि तुम लोग को एक सर। डाउट है कि हाँ बोलो। हाँ बता रहे, हाँ नहीं। ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं चेंज इन एनर्जी निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर तुम अच्छे तरीके से फील कर पाओगे तो क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारा एक स्प्रिंग है, किस में प्रॉब्लम होता है, ग्रेविटेशन वाले में या स्प्रिंग वाले में। सर मतलब दोनों बता दीजिए ना अगर आप बताएं। तो अगर सबसे पहले स्प्रिंग का देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल लेंथ। अब इस नेचुरल लेंथ से मैं इसको खींच करके इस तरफ लेकर के जाऊंगा, इस पॉइंट पे तुम्हें फील करना है। ये पॉइंट लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 2 है। अगर मैं खींच करके 2 लोकेशन पे लेके गया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि तुमने इसको खींचा है। अगर खींचा है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच हो गया है तो इसके पास अब इतनी क्षमता है कि कोई भी ब्लॉक को अटैच करो तो उसको वी वेलोसिटी दिला देगा, काइनेटिक एनर्जी दिला देगा। तो काइनेटिक एनर्जी दिलाने के लिए ये आराम से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और कौन सा एनर्जी यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे कोई ब्लॉक को अटैच करता तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एनर्जी ही नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। तो मैं बोलूंगा U2 इज ग्रेटर देन U1। तो इसीलिए चेंज कितना हो जाएगा, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। और फाइनल कितना हो जाएगा, U2 माइनस ऑफ U1 विच विल बी पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का बढ़ा है। मान लो 3 वाले पॉइंट पे गया और मैं 3 से 2 पे जा रहा हूँ, तो मेरा चेंज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है। हमें ये चीज देखना है। तो फिर से वही चीज देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा कहाँ पे। ऑफ कोर्स अगर ब्लॉक इस जगह पे मैं अटैच करूंगा तो इस ब्लॉक को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, लेकिन अगर इस जगह पे है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। डेट मीन्स कि स्प्रिंग कम स्ट्रेस था और इस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस था। तो बेसिकली ज्यादा एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है ना, ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे। और तुम वापस एक लोकेशन पे, ऐसे लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कम है या फिर उस जगह का स्टोर्ड एनर्जी कम है। तो मैं बोलूंगा चेंज जो होगा यू फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, ऑलवेज डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो फाइनल कितना हो जाएगा U2 और इनिशियल कितना हो जाएगा U3। और हमें देख के ही पता चल रहा है U3 इज ग्रेटर देन U2। तो ये चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। समझ में आ रहा है क्या। सर आप बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, मतलब छोड़ने के बाद वाला हाँ, जब सिचुएशन। छोड़ देंगे वो मीन पोजीशन पे आएगा तब वो ज्यादा की बात हो रही है। अब अर्थ के केस में बात करते हैं। अर्थ के केस में हमेशा याद रख लो, ऊपर जाते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और नीचे जाते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटता है। शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे भी मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि जब भी हम लोग इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर हम लोग इधर आएंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। शॉर्ट ट्रिक में मैंने ये बता दिया। ठीक है क्या। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने बाकी थे, ज्यादा मैं डेप्थ में तो नहीं लेकर के जाऊंगा, लेकिन ठीक है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक हमारा टेबल है और टेबल के ऊपर ये एक चेन रखा पड़ा है, और ये इस तरीके से रखा हुआ है। ये लेंथ है L/4, और पूरे चेन का जो लेंथ है और मास है वो कुछ ऐसा दे रखा है M and L। पहला क्वेश्चन है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो पूछा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट लीव्स द टेबल।
जब भी ये स्लिप करते हुए टेबल से नीचे गिरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और इस पोजीशन से इसको रिलीज कर दिया है, इस पोजीशन से जस्ट रिलीज कर दिया ऐसा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, और ये धीरे धीरे करना स्टार्ट हो गया। तो जब ये नीचे गिर जाएगा पूरा कंप्लीटली, तो उस समय चेन चेन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और पहले कैसा था, पहले ऐसा था। तो जितना भी वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। मुझे बस इतना सा ही काम करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होने वाला है, अगर देखें तो ये जो पीस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। सिर्फ इतने से लेंथ का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, इस जगह पे था। और अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। तो इतना सा जो सेंटर ऑफ मास नीचे गया है उसके कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इतने से का मास कितना है, इस वाले पीस का मास, लेंथ L/4 है, तो 3m/4 हो जाएगा। और इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आया इस वाले में। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3l/4। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा होगा, दैट इज 3l/8। और ये डिस्टेंस कितना होगा, l/4, बराबर है क्या। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 5l/8। ठीक है। तो mgh विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। मास कितना है, m है इसका 3m/4 इंटू जी इंटू एच। एच कितना हो गया, 5l/8 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को, बोलो। हाँ। यस। है ना, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, आंसर आ जाए। क्वेश्चन एक और है जिसमें कि फ्रिक्शन दिया गया था। तो इस बार फ्रिक्शन दिया गया था, और फ्रिक्शन इतना था कि जस्ट l/4 लेंथ जब बाहर था तो उस समय जस्ट ये इक्विलिब्रियम में था। तो इस इंस्टेंट पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम। हमने क्या करा, थोड़ा सा इसको पुल कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा पुल कर लिया। तो जैसे ही थोड़ा सा पुल करा, तो पुल करने के कारण से ये पूरा का पूरा नीचे आने लगा सिस्टम। तो अब बताना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट लिफ्ट्स द टेबल। वही चीज है, बस इतना दे रखा, और चेन का मास भी दे रखा है m। म्यू का वैल्यू गिवन नहीं है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या दिया है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क करेगा कौन कौन, एक तो ग्रेविटी करेगा और एक फ्रिक्शन करेगा। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियल इक्विलिब्रियम में था तो इक्वल्स टू 0। ग्रेविटी के कारण से वर्क कितना होगा वो हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया था, तो वो कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेविटी के कारण से जो वर्क हुआ mgh हुआ, और mgh कितना हो जाएगा, ये चीज विच इज 32, 15/32 है ना, 15/32 mgl। और वो भी ग्रेविटी के कारण से पॉजिटिव वर्क होगा। फ्रिक्शन के कारण से कितना वर्क होगा वो अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। बताओ फ्रिक्शन के कारण से वर्क कैसे निकलेगा।
फ्रिक्शन के कारण से जो भी वर्क होगा उससे पहले तो पहले मुझे फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा कि म्यू का वैल्यू है कितना। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। तो ये अगर सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा और इतना सा फोर्स इसको नीचे की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना सा मास, लेंथ है L/4 है तो मास M/4 होगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू इंटू एन। और म्यू कितना लगेगा, सॉरी नॉर्मल कितना लगेगा, जितना मास होगा टेबल के ऊपर, डेट इज 3 mg/4। तो क्या अब फ्रिक्शन जस्ट mg/4 के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, नॉर्मल कितना है 3 mg/4 इज इक्वल्स टू mg/4। फोर फोर कैंसिल आउट, mg कैंसिल आउट, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1/3। ये मेरा भी म्यू का वैल्यू निकला है। अब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूंगा, कोई भी मत लिखो कुछ भी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन है कितना। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ छोटा होते जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा, है ना। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो अ, जब लेंथ होगा x, यहाँ पे चेन इस तरफ x लेंथ आ चुका है, तो टेबल के ऊपर चेन कितना होगा L-(x). और इसी के कारण से नॉर्मल ऊपर लगेगा और नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा और पीछे लगेगा फ्रिक्शन, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। और नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, डेट इज m/l इंटू L-(x) इंटू जी, यही होगा नॉर्मल, है ना। तो ये mg कितना है, ये बेसिकली m' लिखा है मैंने। m' मतलब ये जो चेन सिर्फ रखा हुआ है ऊपर उसका मास। बोलो क्या ये फ्रिक्शन सही है या गलत है, देख लो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट dx। तो फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, म्यू m/l इंटू L-(x) इंटू जी इंटू dx, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। और प्लस माइनस साइन हम खुद से लगा देंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है प्लस माइनस साइन हम खुद से लगा देंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लस या माइनस। तो फ्रिक्शन के कारण से वर्क ऑलवेज नेगेटिव, हमें यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, माइनस में लगा दूंगा। और x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x L/4 से L। L/4 से लेकर के L, तो L/4 से लेकर के L तक लेकर के जाएंगे, इक्वल्स टू बाहर निकालो म्यू mg डिवाइडेड बाय L, म्यू mg डिवाइडेड बाय L। और कुछ है क्या, L-(x), L का इंटीग्रेशन Lx हो जाएगा और ये हो जाएगा x² by 2, और L/4 से लेकर के L तक जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड में निकला है, माइनस साइन लगा दो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगा आ जाएगा। और म्यू का भी वैल्यू पुट कर लो विच इज 1/3। तो एक बार पुट करके निकालो जरा सा कितना आ रहा है, mg/l इंटू एल, एक्स का वैल्यू एक बार L² हो जाएगा माइनस ऑफ L² by 2, फिर माइनस ऑफ L² by 4 प्लस ऑफ L² by 32। सही है ना, थोड़ा कैलकुलेशन रफ है। और अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व छोड़ देते हैं, क्यों करना अभी। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये आपने यहाँ तक निकाल लिया था। और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी हम लोगों ने निकाला हुआ था, डेट वाज 15/32 mgl, 15/32
32 mgl। और ये पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये चीज है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेने में, और लेने के बाद आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा सबको? हाँ। हम्म। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका रिलेशन क्या है? डेट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, जो कि हम लोगों ने डिराइव किया था एक बार। ठीक है, फोर्स। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये फोर्स होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो डी यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, ऐसा लिखेंगे। या फिर डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ये चीज है ऐसा। अब इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं हम लोग इसी में। इक्विलिब्रियम तुम लोगों ने सभी ने पढ़ा ही होगा, और अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम लोग। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो, और साथ ही साथ अगर सिस्टम को मैं रिलीज करूंगा, डिस्प्लेस मतलब मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करूंगा, तो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने का ही मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना है। और नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या मैं डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू जीरो बोलूंगा? बिल्कुल हाँ, है ना? बोलो, ये चीज समझ में आया? यस सर। तो पहला चीज तो यही हो गया कि डेल यू बाय डेल आर को मुझे जीरो बोलना पड़ेगा, या फिर डेल यू बाय डेल एक्स, अगर एक्स में फंक्शन रहा तो डेल यू बाय डेल एक्स को मुझे जीरो बोलना पड़ेगा। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डबल डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अनस्टेबल के लिए क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पहला डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू जीरो, ये इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। और दूसरा डेल यू बाय डेल डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये अनस्टेबल का कंडीशन, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बॉल को अगर मैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूं तो वो और दूर जाने लग जाता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो वैसे पोजीशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तीसरा है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कि मैं उसको उसके उस पोजीशन से डिस्प्लेस करूं तो वो ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, और ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाने की कोशिश करता है।
तो ये बेसिक सा चीज मैंने समझा दिया, ये सबसे तो पता ही होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन। तो मान लो क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से कि एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, U इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 12 एंड माइनस ऑफ B एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स। कोई भी दो एटम्स के बीच का इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जहाँ की ए और बी कांस्टेंट है पॉजिटिव, और एक्स जो है डिस्टेंस बिटवीन देम बता रहा है। तो पूछा गया ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। फाइंड एक्स फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो जल्दी से, सिंपल सा काम करना होगा। देखो काफी ज्यादा सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। तुम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस तो करे होंगे यार लास्ट ईयर, इजी इजी क्वेश्चंस है। क्या करना है तुम्हें, इक्विलिब्रियम का पोजीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, और नेट फोर्स जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल एक्स जीरो करना होगा। सिंपल सा चीज है। तो डेल यू बाय डेल एक्स जीरो करो, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना है, ए एक्स रेज टू पावर -12 माइनस बी एक्स रेज टू पावर -6 यू है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -12 सामने, ए एक्स रेज टू पावर -13 माइनस ऑफ बी -6 एक्स रेज टू पावर -7 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको जीरो करो, कितना आ रहा 2a/b। है ना। तो इधर से अगर हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2a/b, पावर 1/6। है ना। और इसमें ये जो चीज है, इसके पावर में 1/6 होगा, वो भी है ये चीज। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को करना है, काफी सिंपल है। तो कभी भी इक्विलिब्रियम में दिया होगा, निकालना हो स्टेबल, तो डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू जीरो करना है। ज्यादा टफ नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। मान लो कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, U इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ एक्स वाई दे रखा है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फोर्स एट पॉइंट 1,2। ठीक है, 1,2 पे कितना फोर्स होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स होता है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप होता है। जेड तो है नहीं, तो कुछ करता हूँ मैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, वेक्टर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा 2x प्लस ऑफ वाई, माइनस में आई कैप आएगा, फिर माइनस में वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये जे कैप आ जाएगा। तो फोर्स फैक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 2x प्लस वाई आई कैप माइनस ऑफ एक्स जे कैप। ये तो इस जगह पे देख रहे थे, ये चीज हमारा वैल्यू आ गया फोर्स का, वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। अब 1,2 पे देखना है, तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू है 2। तो पुट कर लेते हैं हम लोग इस जगह पे, माइनस ऑफ 2 प्लस 2 आई कैप माइनस ऑफ 1 जे कैप। तो हो जाएगा -4 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 17। यही आया था सबका, हाँ सर। हाँ। है ना। तो यस सर। ये चीज सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट से हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ है एफ वेक्टर फॉर्म में, दैट इज वाई आई 2 वाई आई कैप प्लस 2
एक्स जे कैप। तो पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, 2 if potential energy at 2, 2 is 0। सॉल्व करके बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन। सर 4। सर तो हाँ, 4 आ रहा है। देखो सबसे और पहले तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू यू। और एफ एक्स माइनस साइन पुट कर लेना है, दोनों में माइनस होगा। और वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 2y dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dy। और इसका इंटीग्रेशन आई थिंक तुम लोगों को करना आता होगा, y dx प्लस ऑफ x dy। तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 2xy। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस कांस्टेंट आता है एक, है ना। अब इस कांस्टेंट को मुझे निकालना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को निकालने के लिए इस जगह पे हमारे पास एक इनिशियल डेटा दे रखा है कि 2, 2 पे 0 है ना। तो बोला गया कि 2, 2 पे 0 है, तो u इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। वैल्यूज को पुट कर लो, -2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 प्लस ऑफ c। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। तो मेरा अब u फाइनल आ गया -2xy प्लस ऑफ 8। सही है। अब मुझे पुट करना है कि x इज इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट क्या थे? 1, 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -2, 1, 2 प्लस ऑफ 8। कितना आ जाएगा ये? -4 प्लस ऑफ 8। तो प्लस ऑफ 4। कितने लोग का आया? हाँ सर। आया था। हाँ सर। हम्म। तो ये चीज तुम लोग को आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर, पावर पावर के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको P से डिनोट करते हैं। और P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। बेसिकली इसको चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलते हैं। मतलब जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या फिर सप्लाई हो रहा है। तो बहुत सारी चीज, पावर को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं। बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। और क्योंकि छोटा सा वर्क डन छोटे से काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dk/dt। तो पावर इज इक्वल्स टू दिस थिंग ऑल्सो, है ना। तो इतने सारे वेरिएंट हो सकते हैं, इतने सारे वेरिएशंस। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है? पहले ये बताओ। एफ डॉट वी होता है या सिंपल एफ इंटू वी होता है? एफ डॉट। डॉट एफ प्रोडक्ट डॉट भी होता है ना। होता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट है ये। और कैसे आया है वो तुम लोग को तो पता ही होगा। ये फॉर्मूला है। तो इतने सारे फॉर्मूलेस हम लोग लगा सकते हैं। इंस्टेंटेनियस अगर पावर चाहिए होगा तो हम लोग ऑलवेज dw/dt लगाएंगे। और अगर एवरेज पावर चाहिए होगा तो हम लोग ΔW/ΔT यूज किया करेंगे। ठीक है क्या? अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक दिया गया है और ये 100 न्यूटन का फोर्स है जो कि 53 डिग्री पे लग रहा है। और 10 केजी का मास है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2, नहीं 0.4 ले लेते हैं। तो पूछा गया फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट
टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सॉल्व करो इसको। सबसे पहले तो मुझे 2 सेकेंड पे ये निकालना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके बाद फिर फोर्स लग रहा है तो पावर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा डेट विल बी 60, ऊपर 80, नीचे लगेगा 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन विच इज म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.4, एन का वैल्यू 20, 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 60 माइनस 8 डिवाइडेड बाय मास विच इज 10। तो कितना आ गया ये, 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 लगा दिया, इनिशियली रेस्ट पे था। एक्सेलरेशन 5.2, टाइम है 2, तो ये आ जाएगा 10.4 मीटर पर सेकेंड। अब उस समय इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। उस समय पावर कितना था, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो मैं डायरेक्टली एफ इंटू वी लगा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट। तो हो जाएगा एफ पी इंटू कॉस थीटा। या फिर इसको हम लोग ऑलवेज क्या यूज करते हैं, एफ पैरेलल इंटू वेलोसिटी। तो एफ पैरेलल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 60 लग रहा है। और और क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, 10.4। पुट कर लो, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या, यस बोलो। ठीक है। अब इसमें एवरेज पावर भी निकालने के लिए बोला जा सकता था। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर तुमसे एवरेज निकालने के लिए पूछता कि टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक में बताओ एवरेज पावर कितना है, तो हम लोग क्या करते, वर्क निकाल लेते कि 0 से 2 सेकेंड में कितना हुआ, और उसको टाइम से डिवाइड कर लेते विच इज 2। कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया कि एक पंप चाहिए जो कि कुआं से पानी निकाल सके। ठीक है। और कुआं जो है वो मान लेते हैं कितना डेप्थ मान लें, 2 मीटर का डेप्थ मान लेते हैं। 2 मीटर के डेप्थ पे है, और एक पंप चाहिए जो पानी निकाल सके। लेकिन पंप जो है पानी तो निकाले, कुछ इस तरीके से निकाले कि मुझे उसका वॉल्यूम मिले 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना वॉल्यूम मुझे मिला। तो इस पंप का पावर कितना होना चाहिए, फाइंड पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। सॉल्व करो। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा। पावर निकालने के लिए क्या करना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये चीज निकालना पड़ता है। तो वर्क कितना करना है इसको, अगर किसी भी मास को 1 मीटर क्यूब मास को रिलेटिवली, ये वॉल्यूम है, इसको इस जगह से उठा करके यहाँ पे लाना है तो कितना वर्क होगा ग्रेविटी के कारण से, mgh। और नेगेटिव तो उतना वर्क तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट इस पंप के कारण से करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मास। मास कितने हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच। तो डेंसिटी होता है 1 kg/मीटर क्यूब, है ना। बोलो कितना होता है, 1000 होता है या 1 होता है। 1000 होता है। पर मीटर क्यूब। 1000। 1 ग्राम पर मीटर वो होता है ना, तो इसमें 1000 लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा तुम्हारा 1000 kg/मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना है, 1, जी का वैल्यू पुट कर लिया, हाइट कितना है 2 है। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। ये हो गया हमारा जूल्स में। और कितने टाइम में इसको ऊपर पहुंचा देना है, 1 सेकेंड में। तो वर्क निकल गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम है हमारा 1 सेकेंड, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ जूल्स पर सेकेंड। तो दिस इज 20 किलोवाट। तो 20 किलोवाट का पावर चाहिए जो इतना पानी को इस पर सेकेंड बाहर निकाल पाए। समझ में आया क्या। ये तो तो इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह जनरली तुमसे पूछे जा सकते हैं पावर में। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक फोर्स दे दिया जाएगा और फोर्स वेरिएबल दे दिया जाएगा, वेरिएबल फोर्स के कारण से तुम्हें फिर पावर निकालना पड़ेगा।
या फिर इंक्लाइन प्लेन पे दे दिया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए जा सकते हैं। एक किरोड़ों का क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोगों ने किया ही होगा आई थिंक। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक प्लेन है कुछ इस टाइप का, और एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, और इसका लेंथ दे रखा है l, और इसका लेंथ दे रखा है h। ठीक है, इसका लेंथ h दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स if the block, पावर नहीं निकालना, पावर छोड़ दो, सिंपल सा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना वर्क होगा इस एफ फोर्स के कारण से, ये निकाल दो। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय एफ if the block is moved slowly from A to B। सॉल्व करो। चलो तो इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो डी आर है, और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये थीटा एंगल बना रहा होगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करा है तो ये थीटा होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं बोलूंगा डी एक्स, और इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा डी वाई। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, और डी वाई कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू डी आर साइन थीटा। अब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, वो कैसा लग रहा होगा, एक पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। और क्योंकि इसको स्लोली लेकर के जा रहे हैं, तो एफ का वैल्यू हमारा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा बनेगा, ऐसा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में ले लो, कैसे भी कर लो। तो ये तुम अब इस तरीके से करोगे तो ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा डी आर, और साथ में आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर। और दोनों को अलग अलग कर लेता हूं मैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूं। तो ये इंटीग्रेशन एम जी डी आर साइन थीटा होगा, और इंटीग्रेशन म्यू एम जी डी आर कॉस थीटा। अब डी आर साइन थीटा है क्या चीज, डी एक्स है या डी वाई, डी वाई। और ये म्यू एम जी डी आर कॉस थीटा क्या लिखा था हम लोगों ने, डी एक्स लिखा था। तो सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन y का 0 से s तक जाएगा, और x का इंटीग्रेशन 0 से l तक जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। सो दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स F, जिसमें कि ये है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये है हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एग्जैक्टली यही होगा, बस साइन तुम पुट कर लेना बाद में। क्लियर है क्या? तो ये हम लोग का वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग